हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गांधीयन थॉट एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो गांधी जी द्वारा कही गई हैं या गांधी जी पर कही गई हैं। ऑलराइट, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सी कोट्स बेस्ड भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, स्पेशली नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एंटायर गांधीयन थॉट। We discuss about the economic, social, spiritual, political ideas of Gandhi ji, and we almost cover all the sections जहां कहीं से भी सवाल आपकी परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट आई फील कि भाई ये सेक्शन भी जरूर रहना चाहिए। कुछ कोट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो महात्मा प्राइमरली गांधी जी द्वारा ही कही गई वर्ड्स हैं, जो शायद उन्होंने हरिजन में कहे थे या आपके हिंदू स्वराज में पब्लिश हुए थे, या डिफरेंट और जो लिटरेरी वर्क हैं उनके माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जानेंगे गांधीयन थॉट में आज जो गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उन्हें। शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हु सेड पैसिव रेसिस्टेंस इज अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग? इट इज रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस बाय आर्म्स। ऑप्शन ए हेनरी डेविड थ्योरो, बी महात्मा गांधी, सी जेपी नारायण एंड डी एम एन रॉय। सो व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, आंसर करेंगे। पैसिव रेसिस्टेंस के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, कोट है बेसिकली। हाँ जी स्टूडेंट, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। गांधी जी ने ही ये शब्द कहे थे। पैसिव रेसिस्टेंस मेथड जो है वो आपके राइट्स की सुरक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं, इस कोट का मतलब भी और किस कंटेक्स्ट में गांधी जी ने कहा था। सबसे पहले, द टर्म विच इज यूज्ड हियर इज अ पैसिव रेसिस्टेंस। नाउ पैसिव रेसिस्टेंस इज अ वे ऑफ अपोजिंग द गवर्नमेंट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, वॉलेंटरली यू विल एक्सेप्ट जो भी आप ब्रीच कर रहे हैं, कानून का उल्लंघना कर रहे हैं, यू विल एक्सेप्ट दैट और आप सरेंडर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली है पैसिव रेसिस्टेंस, और इस माध्यम से, इस तरीके से आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। ये गांधी जी ने सजेस्ट किया था, और इसके लिए हो सकता है भाई आपको सफरिंग्स फेस करनी पड़े। नाउ गांधी जी इज यूजिंग अ वर्ड हियर। ठीक है, वो यूज करते हैं सोल फोर्स। गांधी जी कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं विदाउट एनी वायलेंस, आप सफरिंग फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अगर कोई कानून सही नहीं लग रहा स्टेट में, उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप बेसिकली यूज कर रहे होते हैं सोल फोर्स का। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट समझ आया हो आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। Which among the following statement is correct about the words strength lies in absence of fear, not in quantity of flesh and muscle we have on our bodies? क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए, one should be fearless. B, physical strength is more important than mental. C, fear cannot help us from all mental miseries. And D, none of the above. क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, which are more close to these words जो यहां पर हैं? सही आंसर स्टूडेंट है ऑप्शन ए। ठीक है, गांधी जी का फियरलेसनेस का जो आइडिया है, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे। गांधी जी का मानना था कि अगर आपके अंदर भय है, सबसे बड़ा जो हमारी प्रोग्रेस में, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ में जो रोड़े अटकाता है, हाइंडर करता है हमारी प्रोग्रेस को, वो फियर ही है। फॉर एग्जाम्पल, many of you are not appearing in the exam just by the thought कि शायद अब समय नहीं है, ठीक है, या मुझे गाइडेंस नहीं है, या किसी ने आपको कह दिया कि HSIS का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, भाई आप नहीं कर पाओगे। आपके मन में ये फियर है। ठीक है, और आपने विदाउट एनी उनको फेयर को फेस किए बिना ही हार मान ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांधी जी कहते हैं ये फेयर की वजह से ही है जो हमारे दिमाग में घर किया होता है, हालांकि उसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है। तो अगर हम उस फेयर को जीत लेते हैं, सो हम आधी जो बैटल है, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द बैटल वी वन। सो इट इज बेसिकली कि आप जो है फेयरलेस होकर ही अपना जीवन जिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में डाउट्स नहीं होने चाहिए। हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं आएगा या मैं गांधीयन थॉट्स अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा, जब तक आपने पढ़ा ही नहीं उस चीज को। फर्स्ट फेस द फियर, फर्स्ट फेस द चैलेंज, देन डिसाइड कि क्या सही मायनों में ये मुश्किल था कि नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हमने पहले ही गिव अप करने की आदत डाली होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर।
सो गांधी जी यहाँ इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई हमारी फिजिकलिटी कैसी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है, वो इतना मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आप उस फेयर को जीतकर आगे अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पूरी सोसाइटी में अलग ही दिखेंगे, अलग ही आपका एक ऑरा होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं उनके दिमाग में कोई ना कोई इस प्रकार का फेयर रहता ही है। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। Those who have money are not expected to throw it away, but they are expected to be indifferent about it. Now, which among the following idea of Gandhiji was well defined by these words? Idea of Sarvodaya, idea of trusteeship, idea of bread labor, and none of the above. Which is more close? These one of the, हालांकि एग्जैक्ट तो किसी भी आइडिया की नहीं होगा, लेकिन किसी के ज्यादा नजदीक हो सकता है, ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में ये सवाल बनाया गया है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, यू गॉट एन आइडिया। सरल ही सवाल है क्योंकि यहां बात हो रही है बेसिकली अबाउट वेल्थ, तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन हो सकता है, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। तो गांधी जी इस कोड के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, पहले उस पर आएंगे। गांधी जी का कहना है कि भाई ज्यादातर जिन लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, they are very sad by heart, internally बहुत दुखी होते हैं, they have lot of wealth despite, और जिनके पास नहीं है वो हमेशा इसी सोच में लगे हैं कि कैसे ये फैसिलिटीज, ये जो लग्जरी है उन्हें मिल जाए, और जिनके पास है उनको यही नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे उसका इस्तेमाल समाज में किया जाए। एक लिमिट के बाद आप कितना की अपने लिए अपने पे पैसा खर्च कर लेंगे। लोगों के पास इतना ज्यादा वेल्थ है, इतना ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। So that will create a kind of melancholy in your mind. And in order to get rid that off, Gandhiji suggested that use that wealth for the welfare of the society. And here came the idea of trusteeship. यहाँ trusteeship का सिद्धांत निकल कर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये जो आइडिया है, ये जो वर्ड्स है गांधी जी के, ये ज्यादा क्लोज है आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप के। Now talk about question number 4. There is no politics without religion. Not the religion of the superstitious and the blind, the religion that hates and fights, but the universal religion of the tolerance. Politics without morality is a thing to be avoided. So, which among the following ideas discussed in these words of Mahatma Gandhi? हाँ जी, आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। इनमें से ये कौन सा आइडिया है जो इन शब्दों में बयान गांधी जी ने किया है? ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड रिलीजन, डिवोशन एंड रिलीजन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो पॉलिटी एंड रिलीजन के रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को ये डिफाइन कर रहे हैं, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मैं इन वर्ड्स को समझा दूं पहले, वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कहते हैं कि भाई देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। दुनिया में कोई भी राजनीति संभव नहीं है अगर उसका आधार धर्म नहीं है तो, ठीक है। इवन नॉट द रिलीजन, सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड का धर्म कह रहे हैं। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए धर्म क्या है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो वॉर करा रहा है, जो दंगे कराता है, ठीक है। सो गांधी जी उसके लिए सुपरस्टिशियस एंड ब्लाइंड शब्द का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हेटनेस और फाइट को बढ़ाता है। जनरली व्हाट वी हैव सीन इन आवर सराउंडिंग, यही सब तो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम बैटल इन द होल वर्ल्ड टुक प्लेस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर ही तो युद्ध हुए हैं, क्रूसेड्स हुए हैं, ठीक है। देश बदल गए, देश बन गए। कहीं ना कहीं धर्म, उस धर्म की गांधी जी जो है आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ गांधी जी कह रहे हैं राजनीति, मैं उस रिलीजन की बात कर रहा हूं जिसका आधार मोरल वैल्यूज है, एंड दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो हियर गांधी जी बिलीव दैट पॉलिटिक्स शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, डिवोशन टू ट्रूथ has drawn me into the field of politics, and I can say without the slightest hesitation and yet in all humility that those who say that religion has nothing to do with politics don't know what religion means. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये शब्द किसने कहे हैं, किससे संबंधित हैं ये शब्द? which among the following idea are well defined? मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि भाई कौन सा आइडिया जो है ज्यादा डिफाइन कर रहा है इस कोड को। मोरालिटी,
in religion, values in politics, purification of the politics, and D, all of the above. देखिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कोर्ट से, हमेशा ऐसे ही नहीं आएगा कि भाई किसने कही थी, किसके ये शब्द हैं. Sometimes the central idea of the quote is also asked. So students, D is basically the right answer. ये तीनों ही टर्म्स को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर रहा है. मोरालिटी इन रिलीजन होना चाहिए, वैल्यूज इन पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. तो गांधी जी ने ये कहा कि भाई डिवोशन टू ट्रूथ हैज ड्रॉन मी इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. कि गांधी जी का जो विश्वास था सच पे, वो उनको राजनीति में लेके आया, ये गांधी जी का कहना था. ठीक है. और उनका यह भी मानना था कि भाई सबसे पहले तो लोगों को यही क्लैरिटी नहीं है कि धर्म है क्या, राजनीति है क्या, सॉरी पॉलिटिक्स, रिलीजन है क्या. ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी. हियर गांधी जी ब्यूटीफुली डिफाइन द रिलीजन दैट he said that it is basically the essence of life, the way you live. जैसे आप रहते हैं, जैसे जो आपका समाज में व्यवहार है, ठीक है, वही एक धर्म को बना रहा है. वो दिनचर्या ही एक रिलीजन को बना देती है. और उसमें आपकी सहायता करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जैसे सच्चाई पर जीवन जीना हो, या नॉन वायलेंस की वो बात करते हैं, कॉपरेशन की वो बात करते हैं. ठीक है. वो स्प्रेडिंग द हार्मनी, और हर धर्म को एक समान समझना, रिस्पेक्ट करना, ये तमाम चीजें जो हैं, ये वैल्यूज ही तो एक धर्म को बना रही हैं. यहां गांधी जी इस धर्म की बात कर रहे हैं. गांधी जी इस धर्म की बात नहीं कर रहे दैट यू हैव बोर्न इन हिंदू फैमिली, दैट यू आर हिंदू. अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए तो आप मुस्लिम हो गए, फिर आप धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. उसका गांधी जी यहां विरोध करते हैं. पिछले कोर्ट में भी हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम जो वॉर्स हैं पूरी दुनिया, या जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हेटनेस स्प्रेड है, उसका कारण यही धर्म है, इसी प्रकार का धर्म है कि भाई अ रिलीजन इज बेटर देन योर्स. ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये इस धर्म में क्यों है, ठीक है, इस धर्म में भाई ये रिचुअल्स क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं. हमेशा ही ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, इसकी वजह से ही वायलेंस या एक हेटनेस हमारी सराउंडिंग में बनी रहती है. तो गांधी जी इस धर्म को धर्म मान ही नहीं रहे. ऑलराइट. सो टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स. हु सेड यू मे प्लक आउट माय आईज but that cannot kill me? You may chop off my nose, but that will not kill me, but blast my belief in God and I am dead. हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं. महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, रुक्मणी बाई एंड अनीता देसाई. These are your options. Question number 6. सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी के ही ये शब्द हैं. ठीक है. गांधी जी ने ही बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया था और कहा था कि भले ही आप मेरी आंखें निकाल दीजिए, मेरी आंखें फोड़ दीजिए, मैं नहीं मरूंगा. आप मेरा नाक काट दीजिए, ठीक है, आई विल नॉट डाई, बट जस्ट ब्लास्ट माय फेथ इन गॉड एंड आई एम डेड. इतना ज्यादा विश्वास जो है गांधी जी को ईश्वर पर था. ठीक है. और सच या ट्रूथ के साथ गांधी जी ने जो था ईश्वर को या गॉड को कंपेयर किया. तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं स्टूडेंट. ये कहीं आप कोट भी कर सकते हैं जब ट्रूथ या नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज नो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बट हैज इट्स डेंजर्स. आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. द ग्रेटर द इंस्टीट्यूशन द ग्रेटर द चांसेस ऑफ अब्यूज. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर क्लोज टू द वर्ड सेड बाय गांधी जी? ऑप्शन ए, क्रिटिसाइज द वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट. सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. C, all human institutions have problems. And D, all of the above. Question number 7 students. Beautiful words हैं, स्टेट के कंटेक्स्ट में गांधी जी ने कहे हैं. तो बेसिकली स्टूडेंट्स D is the right answer. ठीक है. तीनों ही ये बिल्कुल सही है. यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा कि भाई दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो और उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कोई जो है हार्मफुल इंपैक्ट ना हो. तो ये तो संभव ही नहीं है. और साथ ही साथ यहां पर गांधी जी सेंट्रलाइज स्टेट ऑफ जो वेस्टर्न मॉडल है या मॉडर्न स्टेट का जो मॉडल है उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. वो कहते हैं कि भाई वेस्टर्न मॉडल जो स्टेट है ये सेल्फ सेंटर्ड है. ठीक है. वायलेंस बेस्ड है और ये सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाता है, मासेस को इसका डायरेक्ट कोई भी फायदा नहीं मिलता. और ये तो हम सभी देखते हैं कि जो कोई भी मॉडल है, कितनी की सरकार की जो स्कीम्स हैं वो कितने की लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर पा रही हैं, कितने की लोगों का भला कर पा रही है. हालांकि इट्स अ नीड ऑफ आवर,
डिस्पाइट द फैक्ट, अगर वैल्यूएट करेंगे तो गांधी जी के ये शब्द बिल्कुल सही भी आपको प्रतीत होंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेटर तरीके से गांधी जी ने कोट किया है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस in a concentrated and organized form. The individual has a soul, but state is a soulless machine. It can never be weaned from violence to which it's on its very existence. Which among the following statements are correct about these words of Gandhi ji? So क्या आंसर होगा स्टूडेंट? Modern state is based on organized violence. State is emotionless. Modern state is a mean. And modern state originated from violence. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दीज वर्ड्स ऑफ गांधी जी? आप आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में ना इनकरेक्ट होगा, ठीक है, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इनकरेक्ट कर लीजिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी इज द राइट आंसर, मॉडर्न स्टेट इज अ मीन। ये जो वर्ड्स गांधी जी ने कहे हैं, इसको मैं फिर से बता दूं कि गांधी जी ने क्या कहा कि जो मॉडर्न स्टेट का आइडिया है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट का है, वो वायलेंस पे आधारित है। उसकी शुरुआत ही मैक्सिमम स्टेट्स आप देखेंगे युद्ध होता है, बैटल्स होती है, नहीं चाहे आप कोरिया की बात कर लीजिए, आप वियतनाम की बात कर लीजिए, मॉडर्न डे चाइना, इंडिया की बात कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं वायलेंस पर ही आधारित है। यूक्रेन रशिया के क्राइसिस आजकल आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वायलेंस बेस्ड ही है। और इसलिए भी गांधी जी इसकी आलोचना करते हैं कि कोई भावना ही नहीं है, इट्स लाइक अ सोलेस मशीन, इमोशनलेस है, ठीक है। जो वैल्यूज हैं एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन बेस्ड समाज या स्टेट होने चाहिए, वो मॉडल कंप्लीटली यहाँ पे खारिज हो जाता है। तो गांधी जी का ये मानना था, और ये सभी कोर्ट्स जो है डिफाइन कर रही है। जो सी है कि गांधी जी कहते हैं मॉडर्न स्टेट इज अ मीन, ठीक है, ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी का ये मानना था कि भाई मॉडर्न स्टेट इज नॉट एन एंड, इट इज बेसिकली अ मीन। राज्य एक साधन है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारा जो मॉडर्न स्टेट का मॉडल है, इट इज बेसिकली एन एंड, ये आपका लक्ष्य बन गया है, और जो मीन है वो आम जनता हो गई है। राज्य की उत्पत्ति, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, ना कि वो खुद एक सर्वोपरि ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो इसीलिए सी इज बेसिकली यहां पर क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, हु सेड खादी वाज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी? ये पहले भी डिस्कस किया है खादी के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, जॉन रस्किन, एम.एन. रॉय, जमनालाल बजाज। सिंपल सवाल है ये। खादी के इंपॉर्टेंस को यहां पर दर्शाते हुए गांधी जी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने कहा था कि खादी इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटी। पूरे भारत को जोड़ने में खादी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को खादी उद्योग, खादी जो वस्त्र है वो धारण भी करनी चाहिए, ठीक है। और खादी उद्योग के साथ जुड़े स्मॉल यूनिट्स विलेज में स्टैब्लिश की जाए खादी से संबंधित, और वीविंग और स्पिनिंग का जो आर्ट है, ठीक है, ये आना भी तो जरूरी है। हर जगह ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट तो है नहीं, इसलिए बहुत ही बेसिक लेवल में, मतलब स्कूल एजुकेशन में इसको डाला जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग का एक हिस्सा, इसको एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाया जाए, ठीक है। तो खादी जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट भारत में कर सकती है। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। द स्पिनिंग व्हील इटसेल्फ इज अ मशीन, a little toothpick is a machine, but I object to is to craze for labor saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown out the open street to die of starvation. Which among the following statement best define these words said by Gandhi ji? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं मशीनरी का। अबाउट मशीन्स है, अबाउट ब्रेड लेबर, स्वदेशी, और नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सवाल है ये, कौन सा आइडिया है? स्वदेशी से भी जुड़ा ये मामला है, ब्रेड लेबर के सिद्धांत से भी जुड़ा है, और मशीनरी से भी जुड़ा हुआ है, तीनों से ही जुड़ा है ये। तो बताएंगे कि कौन सा सही उत्तर होगा कोर्ट के हिसाब से। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, मशीनरी के कंटेक्स्ट में ही गांधी जी यहां बात कर रहे हैं। स्पेशली गांधी का कहना था, गांधी जी हालांकि फेवर में थे ऐसी मशीनरी को जो कि आपके लेबर को कम करता है, ठीक है, पर गांधी जी ये कहते हैं कि इन लार्ज एक्सटेंट
हम इस होड़ में लग गए हैं कि हमारा हर प्रकार का लेबर कम हो, इसकी बजाय हम ये भूल जाते हैं कि भाई कितने लोग इसकी वजह से, मशीनरी आने की वजह से स्पेशली उस समय लोगों के हाथों से रोजगार चला गया, और उनका कोई क्या अल्टरनेटिव आपके पास है? तो कोई अल्टरनेटिव नहीं था, और इसकी वजह से बहुत से लोग भुखमरी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने पर मजबूर हो गए थे। तो ऐसी मशीनरी को गांधी जी सपोर्ट नहीं करते हैं। गांधी जी का कहना था भाई चरखा हम जलाते हैं, वो भी एक मशीन है, टूथपिक वो भी एक मशीन का ही हिस्सा है, लेकिन वो हमारे लिए नेसेसरी है। और मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो जिसका सभी इस्तेमाल कर पाए, इसको जो सभी को रोजगार उपलब्ध करा पाए। अगर मशीनरी कुछ लोगों को फायदा दे रही है तो फिर उस मशीनरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, हु सेड अंडर द गांधीन इकोनॉमी order the character of production will be determined by social necessity and not by personal whim or greed? Option A, Amin Roy, Mahatma Gandhi ji. C, Anusuya Ben, and D, Prajivan Das Mehta. इसके शब्द हैं स्टूडेंट्स के। सो बी इज द राइट आंसर। गांधी जी के ही कथन है, ये गांधी जी के ही शब्द हैं। मास प्रोडक्शन पर गांधी जी ने कहा था कि भाई प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसी कंटेक्स्ट में है। गांधी ने एक बड़ी बड़ी सिंपल थ्योरी दी है अपने विलेज मॉडल में कि हमें सिर्फ उन्हीं संसाधनों का, उन्हीं रिसोर्सेज का हमें खरीदना है दूसरों से, जिसे हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, हम खुद उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक लिमिट तक ही, जितनी हमारी नेसेसिटीज हैं उस तक ही हमें जो है चीजों को बनाना है। अगर हम ज्यादा चीजें प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन हमारा ये गोल होना चाहिए कि उसका फायदा जिस व्यक्ति के तन पे कपड़ा नहीं है, जिसको अनाज 2 समय का खाना नहीं मिल पा रहा है, उस तक पहुंचाया जाए। अब होता क्या है इन जर्नल, हमारी ग्रीड की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ जब रिसोर्सेज हमारे पास हो जाते हैं तो हम एक बेटर ऑप्शन देखेंगे। यहां मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि गांधी जी ने कहा कि यहां 100 लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, आपके पास अनाज है, ठीक है, इन अबंडेंस, आप अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद भी काफी अनाज आपके पास बच रहा है, और यहां पर आपके एक मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है जो आपको 2 लाख रुपया दे रही है, वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, और अगर आप इन तक पहुंचाते हैं तो ये 100 लोगों का पेट भरेगा। हालांकि दे आर नॉट कैपेबल टू पे यू बैक फाइनेंशियली, दे आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत कम आपको मूल्य दे पा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इंसान के दिमाग में तो ग्रीड होता ही है, तो आप क्या करेंगे? आप इस मल्टीनेशनल कंपनी को पे कर देंगे और ये 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। इससे होगा क्या? आपकी ग्रीड और बढ़ेगी, आपको पर सिर्फ आप ही का फायदा हुआ ना। गांधी जी का जो मॉडल था इकोनॉमिक, उसमें वो कहते थे कि अगर ये खाना 100 लोगों तक पहुंचेगा तो 100 लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो मैं एक लिटिल एग्जांपल फूड के कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, हर कंटेक्स्ट में ये थ्योरी गांधी जी के इकोनॉमिक मॉडल में ऐड होती है। आई होप स्टूडेंट अच्छे से समझ आया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 12, to remove unto untouchability is a penance that caste Hindu owe to Hinduism and to themselves. The purification required is not of untouchables but of the so-called superior caste, to whom Gandhi ji denoted in these words. About upper caste Gandhi ji ने कहा, about untouchables कहा, about the atrocities of upper caste, or all of the above. आंसर करें स्टूडेंट्स। कास्ट सिस्टम पर गांधी जी के ये वर्ड्स हैं, सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर। तीनों ही सही है। अपर कास्ट और जो एट्रोसिटीज अपर कास्ट की रही हैं और जो अनटचेबल्स के साथ जो दुर्व्यवहार एजेस से हो रहा है, उसको हाईलाइट गांधी जी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर कोई अनटचेबल है, अगर किसी की प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो वो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ एस्टीम, दैट कम्स फर्स्ट। आप ऐसे माहौल में कभी भी बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे जहां आप सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं जी पा रहे। तो आप सोचिए कि एक जो अनटचेबल परिवार में पैदा होता है, वो पैदा होते ही धीरे धीरे उसको समाज में ऐसा माहौल मिल रहा है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं पाएगा, जितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी कैपेबिलिटीज उसमें हो। बट सोसाइटी में एक ऐसा ऑर्डर बन गया कि आप भाई गरीब के घर पैदा हुए हैं, गरीब तो नहीं कहूंगा, अनटचेबल के घर में पैदा हुए हैं, तो दुर्व्यवहार आपके साथ होना ही है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज योर फेट। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए गांधी जी अपर कास्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो आपकी अपर कास्ट है।
अब इस कंटेक्स्ट को समझना, इस कोट को समझने के लिए आपको वो उस समय का माहौल देखना पड़ेगा। हालांकि आज भी हमारी सराउंडिंग्स में समटाइम इन डिफरेंट विलेजेस ऐसी शिकायतें आती हैं कि भाई कोई मिसबिहेव इस प्रकार से कर रहा है। मिसबिहेव तो छोड़िए, अगर कोई मेंटली ऐसा सोच भी रहा है तो वो भी एक इलनेस ही है, ठीक है, वो भी एक कह लीजिए कि खराबी बात है। बट इन दैट टाइम, उस समय तो बिल्कुल एक स्टॉन्च तरीके से समाज में चीजें फॉलो की जा रही थी। कोई अनटचेबल सामने से आया है तो भाई क्या है, ब्राह्मण जी वापस चल जाएंगे, नहा के आएंगे, टेंपल एंट्री नहीं थी, मंदिर नहीं जा सकते हैं, सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं करना, एक बावड़ी से लोग पानी नहीं पीते थे, ठीक है। तो बहुत सी कुरीतियां समाज में ऐसी थी जो विलुप्त होनी चाहिए, स्पेशली कास्टिज्म से संबंधित। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। Who said, I don't want to be reborn, but if I have to reborn, I should be born and untouchable, so that I may adhere their sorrow, suffering, and the affront label at them, in order that I may endeavor to free myself and them from that miserable condition. I therefore pray that if I should be born again, I should do so not as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya और Shudra, but as an Ati Shudra. तो ये भी बहुत ही सुंदर वर्ड हैं। किसने ये वर्ड्स कहे हैं स्टूडेंट्स? आंसर करेंगे आप। महात्मा गांधी जी, बी आर आम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था अनटचेबल्स के लिए, स्पेशली जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके उद्धार के लिए, और मोतीलाल नेहरू जी। तो सही उत्तर बताएंगे आप स्टूडेंट्स। ये शायद आई थिंक पहले भी एक इस कोट को मैं डिस्कस किया हूं, जो हमने प्रीवियस सेशंस लिए हैं स्टूडेंट, उसमें भी कुछ ना कोई ना कोई कोट्स हमने डिस्कस की हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर जो है गांधी जी के ही ये कथन है, ठीक है। गांधी जी ने यहां पर जो वो पीड़ा देखते थे, वो दुर्व्यवहार समाज में जो लोअर कास्ट के लोग जिनके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, तो उनके साथ जो हो रहा था उस पीड़ा को वो महसूस करना चाहते थे, और इसलिए कहा उन्होंने कि अगर मुझे मौका मिले फिर से पैदा होने का, फिर से इस धरती पे आने का, तो मैं जो है अति शूद्र बन के पैदा होना चाहूंगा, ताकि उन सफरिंग्स को, उन पेन्स को मैं महसूस कर पाऊं, ठीक है, जिसके बारे में हम शायद पढ़ ही रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पाते। जैसे 1947 का जो डिवीजन हुआ था, हम किताबों में पढ़ते हैं और हमें बहुत ज्यादा a sense of remorse we feel inside, but think about कि लोगों ने जिन्होंने वो सही मायने वो रियलिटी में फेस की होंगी कंडीशन, what about them, ठीक है। सेम इन द केस गांधी जी यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई मैं उन सफरिंग्स को, पेन को मैं महसूस करना चाहता हूं। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। Who said, take long walks in a stormy weather or through deep snows in the field and woods, if you would keep your spirit up, deal with brute nature, we be cold, hungry and weary। किसके ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं ये? हेनरी डेविड थ्योरो, जॉन रस्किन, हैंस जे मोर्गेंथु एंड डी महात्मा गांधी। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, हेनरी डेविड थ्योरो के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के कंटेक्स्ट में कहे थे, जिन्होंने अपने विचार सिविल डिसोबीडियंस के कंटेक्स्ट में लिखे। उन्होंने कहा, इन शब्दों के माध्यम से वो कह रहे हैं कि भाई चाहे मौसम जितना मर्जी खराब है, कितनी मर्जी बर्फ पड़ रही है, जंगलों से आप गुजर रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं वट एवर द कंडीशंस यू फेस इन लाइफ, जो भी इनजस्टिस है, अनजस्ट है, उसके सामने आपको डट कर खड़े रहना है, ठीक है। आपको अपनी स्पिरिट यहां पर हाई रखनी है। आप हर प्रकार की, आप भूखे रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी एट्रोसिटीज को बर्दाश्त कीजिए विदाउट एनी वायलेंस, पैसिव रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए। जो पैसिव रेसिस्टेंस का आइडिया है, गांधी जी इन्हीं से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में हेनरी डेविड थ्योरो ने ये कोट किया है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। इट बीइंग द प्रिविलेज ऑफ द फिशेस as it is of rats and voles to live by the laws of the demand and supply, but the distinction of humanity to live by those of right। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। महात्मा गांधी जी, अरविंदो घोष, जॉन रस्किन एंड एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। So students, right answer is C, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन यहां हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो अनटू दिस लास्ट,
उनकी जो मास्टरपीस है उसी में लिखे हुए वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि भाई फिशेज, रैट्स एंड वॉल्स ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक हिस्सा है, ठीक है ना, कि डिमांड होती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी तो डिमांड बढ़ती रहेगी, है ना। फिशेज हैं तो फिशेज को मार रहे हैं लोग, खा रहे हैं, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ रैट्स एंड वोल्स। बट यहां पर एक डिस्टिंक्शन ह्यूमैनिटी के लिए है, मानवता के लिए है कि आप सही के लिए खड़े रह सकते हैं, आप सही की बात कर सकते हैं। जो अगर आप इस वर्ल्ड में मान के चलिए ये जो लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ये इंप्लीमेंट ह्यूमंस पर हो जाता है, ह्यूमैनिटी पे हो जाता है, तो आपके पास ये अधिकार होगा कि आप उसको अनजस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं या आप उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं। बट इन द जंगल लॉ दीज ऑल एनिमल्स कैन नॉट डू द सेम। तो ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में गांधी जी ने कहा है, जॉन रस्किन के शब्द है, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट गॉट एन आइडिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स थी स्टूडेंट जो हमने डिस्कस की हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैं जस्टिस कर पाया हूं, आपको समझ आई हो, बेसिक सेंट्रल आइडियाज भी क्लियर हुए हों। और जरूर ये कोर्स आपने पढ़नी है। 2 से 3 सवाल जो है अक्सर गांधीयन कोर्ट से भी पूछ लिए जाते हैं। और स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द गांधीयन थॉट पार्ट। अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, गांधीयन थॉट को स्टडी कीजिए, हमारे एमसीक्यूज को फॉलो कीजिए ताकि अच्छे से आपकी जो है रिवीजन एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी हो पाए। सो आई होप स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।